Okay, good evening, students. Welcome back to Learners Academy. Today we will solve miscellaneous exercise on chapter number 1. ठीक है, इससे पहले हमने 4 एक्सरसाइजेस सॉल्व की। अब पूरे चारों एक्सरसाइजेस का इसमें मिश्रण है। सबसे पहले रिलेशंस सीखा था, रिलेशंस के बाद टाइप्स ऑफ फंक्शंस सीखा था, फिर उसका कॉम्पोजिशन एंड इन्वर्टेबिलिटी सीखी थी। एंड रिसेंट में भी came across the very interesting topic which is called binary ऑपरेशन। चारों का मिश्रण दिखाई देगा। तो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मुझे सीधा सीधा कॉम्पोजिशन का क्वेश्चन दिख रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं, रीड आउट करते हैं। इजी वन, क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा इजी दिख रहा है। लेट एफ बी अ फंक्शन विच इज मैप्ड फ्रॉम रियल टू रियल, रियल नंबर से रियल नंबर है, बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल्स टू 10x। एक इजी सा लीनियर फंक्शन दिया हुआ है, लीनियर पॉलिनोमियल है ये। ठीक है, एक ऐसा फंक्शन पता लगाओ जो अगेन रियल टू रियल डिफाइन हो और इस तरीके से हो कि गॉफ और फॉग निकाला जाए। मतलब वो जो फंक्शन मैंने सोचा है ना, उसका इससे कॉम्पोजिशन दोनों तरीके से निकाला जाए, जीओ एफ करके भी निकाला जाए और एफओ जी भी करके निकाला जाए। तो दोनों के दोनों आइडेंटिटी निकल के आए। अब आइडेंटिटी का मतलब मैं बता चुका हूं। व्हेन ए फंक्शन, जब एक फंक्शन का इनपुट और आउटपुट सेम हो जाता है तो उसको आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। ये वाला फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स, इस फंक्शन को क्या कहते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। क्लास 11th में हमने सीखा था आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन, आपको याद होगा। ग्राफ भी कुछ इसका हमने बनाया था इस तरीके का, याद है? 1 पे आउटपुट 1, 2 पे आउटपुट 2, 3 पे आउटपुट 3, -1 पे आउटपुट -1, इस तरह का जो ग्राफ बनता है इसको कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। जो इनपुट है वही आउटपुट है। 45 डिग्री के एंगल से बिल्कुल फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट से ये फंक्शन निकलता है। उसका स्लोप भी सीखा था, 45 डिग्री इसका होता है, 1045 1 इसका स्लोप आ जाता है ना। ठीक है, ये सब हमने 11th क्लास में सीखा था। अब उसको रखना है साइड में। अब आते हैं हमारा ये वाला फंक्शन है ना। तो हमको क्या करना है? आइडेंटिटी प्रूव करनी है। गॉफ को और फॉग को दोनों का आइडेंटिटी प्रूव करनी है। तो हमने कॉम्पोजिशन में सीखा था बेटा कि किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना सीखा था हमने कॉम्पोजिशन में, याद है? खुशी, आपको तो याद है? इनवर्स, कोई भी फंक्शन किसी दूसरे का इनवर्स होता है या नहीं होता है, इस चीज को चेक कैसे करते हैं? जैसे मेरे पास एक फंक्शन है, देखो मैंने एक फंक्शन बोला, तनिष ध्यान से सुनना, कि x का दुगना कर दो, है ना, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x। जो भी इनपुट है उसका दुगना करना है, ये फंक्शन, ये मशीन है। तो एक दूसरी मशीन है जो क्या करती है? आधा कर देती है, x/2 कर देती है। अब साफ साफ दिख रहा है सर ये इसका इनवर्स कर रही है, लेकिन आप प्रूव कैसे करोगे कि ये मशीन इसके इनवर्स है? मतलब एफ एक्स इक्वल्स टू 2x और g ऑफ y इक्वल टू y/2, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन से। इसको मैथमेटिकली प्रूव कैसे करते थे, याद करो। इतना काफी था क्या? इतना काफी नहीं था, ये तो रिक्वायरमेंट थी भाई, ये तो होना ही चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए? ऐसे तो बहुत सारे फंक्शंस की कोडोमेन डोमेन उल्टी फुल्टी होते, वो दोनों के इनवर्स हो जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं। जैसे मान लो डोमेन तो रियल टू रियल है, तो फिर कोडोमेन भी रियल टू रियल है। तो कोडोमेन रियल टू रियल वाले एक फंक्शन है क्या? करोड़ों फंक्शन है, उनमें से उसका इनवर्स कौन सा फंक्शन है? सुनो, हमने कॉम्पोजिशन से प्रूव किया था, पन्ने मत पलटो, कॉम्पोजिशन से प्रूव किया था कि GOF और FOG आइडेंटिटी हो जाए तो वो दोनों के क्या है? इनवर्स है। कैसे? देखो, GOF किया मैंने, मतलब एक नंबर है मेरे पास, उसका दुगना किया, क्या आया? 2x। वापस उसका आधा कर दिया, क्या आया? x। तो GOF फंक्शन आइडेंटिटी हुआ, क्योंकि GOF जो फंक्शन है उसने, उस GOF में मैंने x डाला, उसके अंदर दो प्रोसेस हुई, वापस x मिल गया। पहले दुगना हुआ फिर आधा हुआ, उसके अंदर ही दो प्रोसेस। GOF मतलब कंपोजिट मशीन है ना, दोनों की कंपोजिट फंक्शन है, उसके अंदर ही दुगना, उसके अंदर ही आधा, वापस x मिल गया। तो GOF क्या हो गया? एक तरीके से आइडेंटिटी हो गई, क्योंकि x डाला था, x ही निकल गया। अब फॉग, FOG सोचते हैं, फॉग सोचते हैं, तो फॉग क्या करता है? पहले आधा कर देता है, x लिया, उसको फॉग में डाला, तो फॉग में डालते ही पहले एक प्रोसेस में तो वो आधा हो गया होगा, अगले प्रोसेस में डबल भी हो गया होगा, तो x/2 का डबल करोगे तो वापस x आ जाएगा। तो फॉग में भी मैंने x डाला, x निकल गया। तो अगर यहां से मैंने x डाला और दोनों फंक्शन में कन्वर्ट होकर वापस x आया, और वहां से भी मैंने x डाला, दोनों फंक्शन में कन्वर्ट होकर वापस x आया, दैट मींस ये जो दो फंक्शन है एक दूसरे के इनवर्स हैं। ये तरीका सीखा था, याद है? अब सुनो वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है साहब, वो कह रहा है कि ये चीज हो जाए, गॉफ और फोग आइडेंटिटी हो जाए, दैट मींस वो उसका इनवर्स फंक्शन ही तो मांग रहा है। क्योंकि इनवर्स फंक्शन प्रूव करने की रिक्वायरमेंट ये थी कि गॉफ और फोग आइडेंटिटी हो जाए। इनवर्स फंक्शन प्रूव करने की रिक्वायरमेंट क्या थी? कि जो कॉम्पोजिशन है दोनों का, बोथ वेज कॉम्पोजिशन, गॉफ एंड फोग, वो क्या हो जाए? आइडेंटिटी फंक्शन हो जाए, ये उसकी रिक्वायरमेंट थी। अब वो खुद गिवन दे रहा है कि गॉफ एंड फोग आइडेंटिटी है, दैट मींस वो जी फंक्शन जो चाह रहा है वो इस फंक्शन का इनवर्स चाह रहा है। आप सोच रहे थे ना जी फंक्शन कौन सा सोचो, इसका इनवर्स सोच लो बस।
अब इनवर्स कैसे निकालते हैं, बड़ा आसान है। इस ये y एज ए फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ है, उसको इक्वेशन सॉल्व कर करा के x एज ए फंक्शन ऑफ y की फॉर्म में चेंज कर दो, वो इसका इनवर्स फंक्शन है। ऐसे सीखा था, चलो करते हैं। हियर द फंक्शन f, पहले फंक्शन f के बारे में बताते हैं। द फंक्शन f, it is mapped from real to real, is defined as fx equal to 10x plus 7। ठीक है, यहां तक लिख लिया, ठीक है। अब लेट अस से मैं इसको इस 10x plus 7 की वैल्यू को y मान लेता हूं, दैट इज मैं इसको क्या मान लेता हूं, y। तो इस समय y एज ए फंक्शन ऑफ x की फॉर्म में दिखाई दे रहा है मुझे, मुझे इसको कन्वर्ट करना है x एज ए फंक्शन ऑफ y की फॉर्म में। वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, x को आइसोलेट करो, मतलब एक x को ऐसा कुछ करो कि x अकेला रह जाए, बाकी सब इधर उधर हो जाए। तो मैं देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, y minus 7 equal to 10x, and the very next step I can write it as y minus 7 divided by 10 equal to x। तो ये x एज ए फंक्शन ऑफ y हो गया, ठीक है, हो गया क्या। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इम्प्लाइज जो x है ना वो एज ए फंक्शन ऑफ y की, f नहीं लिखूंगा क्योंकि f पहले यूज हो गया, g ऑफ y की तरह काम कर रहा है, जिसकी वैल्यू है y माइनस 7 डिवाइडेड बाई 10। अब ये फंक्शन उस फंक्शन का इनवर्स माना जाएगा अगर इन दोनों का कॉम्पोजिशन आइडेंटिटी हो जाए। उल्टा फंक्शन तो आपने निकाल लिया, जैसे दुगना करना और आधा करना एक दूसरे के तो उल्टे फंक्शन तो है, तो ये इसका उल्टा फंक्शन तो है, क्योंकि वो y एज ए फंक्शन ऑफ x है, ये x एज ए फंक्शन ऑफ y है, तो उल्टा फंक्शन तो ये है। लेकिन प्रूव हमको हमारे कोर्स में करने का जो तरीका दिया है उसने वो गॉफ एंड फॉक का दिया है। आप इन दोनों का कॉम्पोजिशन करो, गॉफ निकालो फॉक निकालो, और दोनों वे से वो आइडेंटिटी निकलनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। कहने का मतलब है कि अगर किसी नंबर को 10 गुना करके 7 जोड़ दें और किसी नंबर में से 7 घटा के 10 से भाग दे दें, ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के उल्टे हैं, ये दोनों मशीनें एक दूसरे की उल्टी हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है, क्लियर है, यहां तक नोट डाउन करो। x इक्वल्स टू g ऑफ y इक्वल टू y माइनस 7 बाई 10। तो ये तो मैंने रफली x एज ए फंक्शन ऑफ y लिख के देखा, अब मैं इसको एक्चुअली फंक्शन मान लेता हूं, है ना। नाउ let g mapped from R to R be a function defined by g of y equal to y minus 7 divided by 10। मैंने एक फंक्शन मान लिया g, उसकी मैपिंग f फंक्शन की मैपिंग की उल्टी कर दी। f फंक्शन की मैपिंग क्या थी बेटा, R to R, तो g फंक्शन की मैपिंग भी क्या कर दी मैंने, उसकी उल्टी वही सेम ही बनी, इसकी बार R to R ही बनी। और वो फंक्शन की डेफिनेशन मैंने क्या मान ली, जो मैंने यहां से उल्टी करके निकाली थी वो मैंने उसकी डेफिनेशन मान ली, इसको एक फंक्शन मान लिया। फाइन, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब उसने कहा था g ऑफ y एक ऐसा फंक्शन ढूंढो, क्वेश्चन पढ़ो, उसने क्या कहा था कि g ऑफ y एक ऐसा फंक्शन ढूंढो, R टू R होना चाहिए और गॉफ और फॉग आइडेंटिटी बननी चाहिए। तो g ऑफ y एक फंक्शन तो मैंने ढूंढ लिया, R टू R ही ढूंढा है, ध्यान से देखो R टू R ही ढूंढा है, बस अब गॉफ एंड फॉग आइडेंटिटी हो जाएगा तो ये g ऑफ y ही मेरा आंसर है। अगर गॉफ एंड फॉग आइडेंटिटी हो जाएगा तो ये g ऑफ y ही मेरा 100% होगा। तो चलो, तो अब हमारा काम क्या, गॉफ एंड फॉग निकालना। पहले चाहो तो गॉफ निकाल लो, पहले चाहो तो गॉफ निकाल लो पहले। चलिए, तो नाउ गॉफ। अब गॉफ फंक्शन का डोमेन क्या होगा, मैंने बताया था कि गॉफ फंक्शन किस पे अप्लाई होगा, जो एफ फंक्शन का डोमेन है। तो एफ फंक्शन एक्स पे अप्लाई हो रहा था, तो गॉफ फंक्शन का डोमेन भी एक्स होगा। जो एफ फंक्शन, क्योंकि पहले तो जो चीज है वो एफ मशीन में जा रही है ना, तो एफ मशीन में जैसे गेहूं जा सकता है, तो गॉफ मशीन का भी जो कंबाइंड मशीन बनाई उसमें भी गेहूं जाएगा, क्योंकि उसके अंदर पहले, उस मशीन के अंदर पहले एफ आता है। तो एफ फंक्शन का जो इनपुट है वही गॉफ फंक्शन का भी इनपुट माना जाएगा। तो गॉफ ऑफ एक्स निकालना है हमको। इसको प्रैक्टिकली कैसे निकालते हैं अपन, मैथमेटिकली जी ऑफ एफ ऑफ एक्स करके निकालते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, चेक करो, 10x प्लस 7 है, तो इतना तो कोई भी कर देता है। अब मेन चीज है, देखो बेटा, जी फंक्शन कैसे डिफाइन हो रहा है, y माइनस 7 बाई 10, तो y की जगह अब क्या पुटअप करना है आपको,
10x+10, समझ आ रहा है ना? आपने बाइनरी ऑपरेशन किया है तो फिर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आई होगी। जी फंक्शन की डेफिनेशन है y-7/10, लेकिन जी ऑफ y नहीं निकाल रहा हूं मैं, जी ऑफ 10x+7 निकाल रहा हूं, तो जहां जहां y है वहां वहां ये 10x+7 पुटअप हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन आएगी, इसका आंसर आएगा, y की जगह पुटअप कर दिया मैंने 10x+7, ठीक है। उसके बाद जो भी था -7 था, कर दिया -7, उसके बाद क्या था 10 डिवाइड बाई, इसको सॉल्व करेंगे तो +7 -7 कट गया, 10x/10 क्या आया x। तो ये लो साहब, गॉफ में x डाला था, x ही मिल गया, गॉफ आइडेंटिटी प्रूव हो गई ना। इम्प्लाइज गॉफ is an identity function on the set R. Goff is an identity function on the set R. यहाँ पे ये R क्या होता है बेटा? गॉफ फंक्शन का डोमेन होता है। तो गॉफ फंक्शन का डोमेन क्या था अभी अभी बताया मैंने, जो एफ फंक्शन का डोमेन है, और एफ फंक्शन का डोमेन क्या है, और यहाँ तो वैसे भी डोमेन को डोमेन दोनों के आर ही हो रहे हैं, तो यहाँ तो ज्यादा सोचना ही नहीं है। जब डोमेन को डोमेन अलग हो ना, जैसे ए और बी हो, तो सोचना पड़ेगा कि आइडेंटिटी ऑन ए लिखूं या बी लिखूं। जो गॉफ का डोमेन होगा, गॉफ का डोमेन क्या होगा, जो एफ का डोमेन होगा, वो सोच के लेटर यहाँ लगाना है, ठीक है। चलो इस साइड कर देता हूं, बचा हुआ फॉग, ये तो हमने गॉफ निकाला था। अगेन लेट अस फाइंड आउट फॉग। तो फॉग किस पे लगेगा आप बताओ? जी फंक्शन किस पे लग रहा था? वाई पे, तो फॉग भी किस पे लगेगा? वाई पे ही लग सकता है, एक्स पे वो लग ही नहीं सकता। इसको प्रैक्टिकली लिखते हैं अपन एफ ऑफ जी ऑफ वाई, ठीक है, यहां कर देता हूं फिर। तो एफ ऑफ जी ऑफ वाई की तो वैल्यू है एज इट इज पुटअप हो सकती है y-7/10। अब आपको एफ फंक्शन की फंक्शनिंग को देखना है। एफ फंक्शन क्या करता है, 10x+7 कर देता है, तो x की जगह अब क्या आएगा, ये चीज आएगी। मान लो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है 10x+7, अगर मैं एफ ऑफ वाई लिखूंगा तो 10y+7, मैं एफ ऑफ जेड लिखूंगा तो 10z+, मैं लिखूंगा एफ ऑफ तनिष तो 10 तनिष+7। तो एक्स की जगह जो भी आता जा रहा है उसको बस ऐसे कैसे रखते जा रहे हैं, तो अब एक्स की जगह क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो 10 की एक्स की जगह ये आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा 10 इंटू एक्स, एक्स की जगह लगा दो आप y-7 डिवाइडेड बाई 10, और बाद में +7 तो करना ही है, तो कांस्टेंट टर्म है, इसको काटो, 10 से 10 कट गया, क्या बचा y-7+7 -7+7 अगेन कट गया y। तो फॉग ऑफ y आ गया, इंप्लाइज फॉग इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी, और यहाँ पे तो सेट आ रही है दोनों का ही, डोमेन को डोमेन, तो ऑन आर। तो साहब उसने कहा था जी फंक्शन ढूंढ के बताओ ताकि गॉफ एंड फॉग आइडेंटिटी हो जाए, मैंने जी फंक्शन ऐसी अज्यूम कर लिया और चेक कर लिया गॉफ एंड फॉग आइडेंटिटी हो रही है, दैट मींस ये जी फंक्शन ही वो फंक्शन है जो उसको चाहिए। इज दिस क्लियर? नोट करो। हो गया बेटा? ठीक है, तो लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख लेंगे, यहां पे लिख देता हूं मैं, हेयर हेयर गॉफ इक्वल टू फॉग इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑन आर प्रूव कर दिया है हमने। सो जी ऑफ वाई, पहले मैपिंग बताओ, जी मैप्ड फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय जी ऑफ वाई इक्वल टू, क्या था सोचा था हमने, y-7/10 इज द रिक्वायर्ड फंक्शन, यही वो रिक्वायर्ड फंक्शन। देखो उल्टा सोचना बड़ा आसान है, उल्टा सोचना तो इतने से पोर्शन में सोच सोच लिया था हमने, इतने से पोर्शन में उल्टा सोच लिया था, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे कोर्स में वो उसका उल्टा है या नहीं इसको चेक करने का तरीका ये दे रखा है, हॉफ एंड फॉक का तरीका दे रखा है, तो वो हमको ये फॉर्मेलिटी करनी पड़ रही है। बाकी अगर टिक द करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन होता है तो मैं 10 सेकंड में सॉल्व कर सकता हूँ, कुछ नहीं करना, इक्वेशन सॉल्व करना है, इधर उधर करना है, और एक्स इज ए फंक्शन ऑफ वाई रखना है, यही इसका उल्टा फंक्शन है। तो वैसे भी सोच सकते हैं कि इसमें 10 7 10 और 10 छोटा है तो सोच सकते हैं, थोड़ा बड़ा है तो फिर करके देखना पड़ेगा इक्वेशन से। छोटा है तो आप करेक्ट कह रहे हो कि सोच सकते हो कि 10 से गुणा करके 7 जोड़ने का उल्टा क्या होगा, 7 घटा के 10 से भाग देना, ये तो आप वैसे भी सोच सकते हो, बट थोड़ा बड़ा है तो सोल्व कर सकते हो, बट एक्चुअली सब्जेक्टिव पेपर है तो सोल्व भी करना है, फिर गॉफ एंड फॉग भी करके दिखाना है। क्लियर है? ठीक है ना? चलो कर दूं डिलीट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड को मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट।
वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट एफ बी अ फंक्शन, अब की बार डिफाइन किया हुआ है डब्ल्यू टू डब्ल्यू। अब डब्ल्यू क्या है, नाम से पता चल रहा है डब्ल्यू फॉर होल होगा। वैसे डब्ल्यू स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है होल का, है ना, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। इसीलिए देखो उसने क्वेश्चन में क्लियर कर दिया, हेयर डब्ल्यू इज द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। एन के लिए उसने कभी क्लियर नहीं किया, क्योंकि एन तो स्टैंडर्ड है कि नेचुरल होता है, डब्ल्यू स्टैंडर्ड नहीं है। फिर भी उसने क्लियर कर दिया, हमारी कंफ्यूजन दूर कर दी। तो होल नंबर टू होल नंबर, व्हाट आर होल नंबर्स, 0 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से होल नंबर चलते हैं। फाइन, बी डिफाइंड एज एफ एन। अब वैसे एफ एक्स की तरह चलता ही है ना, वैसे एफ एक्स की तरह चलता है, लेकिन जनरली नेचुरल नंबर और होल नंबर में वो उस एक्स को एन रख देता है, ऐसा वो कर देता है। तो आप कंफ्यूज मत हो, आप चाहो तो उसको एफ एक्स की तरह रीड कर लो, ठीक है। तो एफ एन इक्वल टू एन माइनस वन इफ एन इज ओड। यानी कि अब उसने होल नंबर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ओड और इवन। ओड आ जाएगा तो ये फंक्शन अप्लाई करेगा, इवन आ जाएगा तो वो ये फंक्शन अप्लाई करेगा। यानी ऑड नंबर के लिए वो एक एक घटाएगा, ये है आउटपुट। वो मशीन क्या करती है, जो नंबर आता है पहले उसको आइडेंटिफाई करती है। अच्छा इवन है तो इवन में क्या करती है, वो एक जोड़ के आउटपुट देती है, और अगर वो ऑड है तो एक घटा के आउटपुट देती है। इस तरीके से वो दो आउटपुट्स निकालती है। ठीक है, समझ आया ना, क्लियर है। तो ये तो हो गई पूरी फंक्शनिंग, ये तो है फंक्शन हमारा। अब आपको प्रूव करना है इट इज इन्वर्टिबल, और इन्वर्टिबल प्रूव करने के बाद उसका एफ भी, उसका इनवर्स भी निकालना है, ठीक है। अब सुनिए, इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए क्या करते थे खुशी ना, देखो इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए हम कंपोजिशन नहीं करते थे, फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूव करते थे। याद करो, कोई भी फंक्शन अगर इन्वर्टेबल है तो बाइजेक्टिव होगा, और कोई भी फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टेबल होगा। बोथ वेज इंप्लीकेशन होते हैं। तो यू जस्ट प्रूव दैट द फंक्शन इज बाइजेक्टिव एंड यू हैव प्रूव दैट इट इज इन्वर्टेबल। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब बाइजेक्टिव प्रूव करना है। बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, उसको वन वन प्रूव करना पड़ेगा और उसको ऑन टू प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि कोई फंक्शन वन वन होगा तो वो बाइजेक्टिव है, और ऑन टू होगा तो वो बाइजेक्टिव। अच्छा, वन वन प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो वैसे तो वन वन का मतलब ये होता है कि एक की यूनिक इमेज, ये तो मतलब है, लेकिन प्रूव करने का तरीका कुछ अलग है। याद करो, हम क्या मान लेते हैं, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, और उससे प्रूव कर देते हैं कि एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। अगर ऐसा हो जाता है तो वो वन वन है, और अगर नहीं हो पाता है तो वो वन वन नहीं है। ये वन वन प्रूव करने का तरीका है। ऑन टू प्रूव करने का तरीका फिर थोड़ा सा लेंदी है, वो अभी अपन पूरी बात करेंगे। शुरू कर दें क्वेश्चन को, ठीक है साहब। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं एक बार। हेयर द फंक्शन एफ मैप्ड फ्रॉम, क्या हुआ, मैप्ड फ्रॉम डब्ल्यू टू डब्ल्यू, होल टू होल, इज डिफाइंड एज, इज डिफाइंड एज। अब उसने स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है, मैं इसको थोड़ा मैथमेटिकली ऐसे लिख देता हूँ, है ना। एफ ऑफ एन इक्वल टू क्या लिखा है, एन माइनस वन, एन माइनस वन इफ एन इज ऑड, n minus 1 if n is odd, and n plus 1 if n is even, right? कोई दिक्कत नहीं है। n minus 1 if n is odd and n plus 1 if n is even। ठीक है, और इस फंक्शन की वैल्यू को, जैसे मैं एफ ऑफ एक्स को वाई मान लेता था ना, तो इसको भी मैं एक बार के लिए मान लेता हूँ वाई। दैट मीन्स डोमेन में मेरे सारे एन टाइप के एलिमेंट्स हैं, को डोमेन में मेरे सारे वाई टाइप के। वैसे एक्स और वाई होता था, अभी एन और वाई चल रहा है ना। एन इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन, एंड वाई इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ को डोमेन। यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं इसकी एक बार मैपिंग पे बात करना चाहूंगा, है ना, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वन वन है या ऑन टू है, ये प्रूव आप कॉन्फिडेंटली तभी कर पाओगे जब आप पहले खुद को, आपको पता होगा कि हाँ ये वन वन है कि ऑन टू है ना। एक तो आप करे जा रहे हो लेकिन आपको खुद को ही पता नहीं है। तो जब जैसे अपन मैपिंग कर देते हैं ना, तो अपन कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ यार ये वन वन है, और कोई नंबर वहां छूटेगा भी नहीं, और ऑन टू भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट मैपिंग। तो देखो यहाँ पे आएंगे सारे के सारे होल नंबर्स आएंगे। थोड़ी सी यहीं कर देता हूँ कोने में ही, ज्यादा स्पेस नहीं लेते हैं। होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी। एंड यहां पर भी कुछ होल नंबर्स ले लेता हूं मैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो। ठीक है, ये होल, ये भी होल, और फंक्शन डिफाइंड है एफ ऑफ एन।
यानी n यहाँ से लूंगा और y मिलेगा मुझे कुछ, है ना। ये 0 1 2 3 4 ये n के मतलब ये n है, इसको उठाया मशीन में डाला और यहाँ पे ये जो 0 1 2 3 4 5 6 7 मिल रहे हैं ये मुझे y मिल रहे हैं, है ना। ठीक है, अब चलो देखते हैं अपन, है ना। याद रखना जीरो को इवन माना जाता है क्योंकि जीरो इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय 2। तो जीरो इवन है, तो इवन के लिए क्या करता है वो n+1, तो 0+1 क्या हो जाएगा, 0+1 2 कैसे होगा, 1 ही तो होगा, है ना। तो 0 विल बी मैप्ड विथ व्हाट, इज दिस क्लियर। चलो 1 की मैपिंग सोचते हैं। 1 क्या है, ऑड है, ऑड के लिए वो क्या करता है, -1 कर देता है, तो 1 विल बी मैप्ड विथ व्हाट, 0। ओके फाइन। चलो 2 क्या है, इवन, इवन में वो क्या कर देता है, इवन में वो +1 कर देता है, तो 2+1 विल बी मैप्ड विथ व्हाट, 3। और ऑड में वो एक घटा देता है, तो 3 विल बी मैप्ड विथ व्हाट, 2। 4 में वो बढ़ा देगा तो विल बी मैप्ड विथ व्हाट, 5। एक बार आपको फ्लो मिल जाए फिर तो आप ऐसे भगाते हो गाड़ी। 5 विल बी मैप्ड विथ व्हाट, 4। समझना है बस फंक्शन हो क्या रहा है। अच्छा ये हो रहा है क्या, इतनी सी तो बात हो रही है, ठीक है, इतना सही तो हो रहा है। अब आप सोचो 0 1 2 3 4 5 तक आ गए, वे सिमिलरली 6 को मैप कर दूंगा मैं 7 से, और 7 में मैप कर दूंगा, तो कोई भी नंबर यहाँ छूट रहा है क्या, और एक एक के साथ ही मैप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कोई भी नंबर छूट नहीं रहा, बस ऐसे क्रॉस क्रॉस में मैप हुए जा रहे हैं भाई। या तो 0 0 से होता, 1 1 से होता, 2 2 से होता, बस एक एक दो दो पेयर उठा लिए, 0 1 से स्टार्ट कर ली गाड़ी को, पेयर बना के क्रॉस कर दिया, 0 1 1 0 2 3 3 2 4 5 5 4 6 7 7 6, इस तरीके से पेयर बना के और चलते जाओ ना, वो कभी ना इधर कभी इमेजेस खत्म होनी ना उधर प्री इमेजेस खत्म होनी। राइट, समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो यस इट इज 1 1 ऑन 2, मैपिंग से तो साफ साफ पता चलता है। अब इसको करेंगे कैसे, तो 1 1 के लिए करते हैं अब अपन काम, हमारा मैपिंग माइंड में है ना, तो 1 1 ऑन 2 करने में भी मजा आएगा। तो 4 1 1 4 1 1, या फिर सिंपली लिख सकते हो 1 1 को क्या कहते हो बेटा, इंजेक्टिविटी। तो इंजेक्टिविटी टेस्ट कर रहे हैं अपन। तो इंजेक्टिविटी में क्या करते थे बेटा, डोमेन में से कोई भी दो एलिमेंट लेते थे, ऐसे दो एलिमेंट लेते थे जिन पर फंक्शन अप्लाई करके सेम आउटपुट आता हो। ऐसे अज्यूम करते थे कि fx1 इक्वल टू fx2 है, और सॉल्व करते 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 अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाता था तो यस यू आर 1 1, अदरवाइज यू आर नॉट 1 1। ठीक है, तो वहां पे तो x1 और x2 लेते थे, यहाँ पे n टाइप के एलिमेंट्स हैं, तो मैं क्या ले लूंगा, n1 और n2 ले लेता हूं, है ना। अब जैसे मैं n1 और n2 लेता हूं, तो अब इसने क्या कर रखा है, उस बाकी फंक्शंस में तो ऐसा कोई है ना दिक्कत नहीं होती, क्योंकि x1 x2 कोई भी दो एलिमेंट्स होते थे डोमेन के। यहाँ पे जो मैं n1 और n2 ले रहा हूं डोमेन से, तो उनके साथ ये भी हो सकता है कि n1 इवन हो, n2 ऑड हो, ये भी हो सकता है कि n जो मैंने पिक, मैंने तो रैंडमली पिक किए, है ना, तो वो n1 इवन भी उठ सकता है और n2 ऑड भी उठ सकता है, n1 ऑड और n1 इवन भी उठ सकता है, और n1 n2 दोनों इवन और n1 n2 दोनों ऑड। तो 4 केसेस बनेंगे, चारों केसेस में fn1 इक्वल टू fn2 रखने से n1 इक्वल टू n2 आना चाहिए, तब जाके वो 1 1 प्रूव होगा। यस, एंड चारों ही केसेस फिर सर्जेक्टिविटी की, इसलिए तो इक्वेशन स्पेशल है, क्योंकि नंबर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इवन एंड ऑड। तो इवन एंड ऑड में से आप दो नंबर उठाओगे तो आप कैसे कह सकते हो कि मैंने जो ओड ही उठाए थे, और अगर आपने दो ऑड उठा के प्रूव किया है तो आपने जस्टिफाई नहीं किया इक्वेशन के साथ, क्योंकि नंबर तो दो इवन भी उठा के प्रूव करके बताओ, क्योंकि फॉर ऑल प्रूव करना होता है, केवल इवन के लिए थोड़ा प्रूव करना होगा, और फिर वो भी उठा के देखोगे एक इवन और एक ऑड। इज दिस क्लियर। तो इंजेक्टिविटी के लिए मैं लिख रहा हूं, फॉर एनी n1 comma n2 belonging to whole number set, we have चार केसेस, है ना। केस वन, वी हैव केस वन। केस वन क्या कहता है, यहां से स्टार्ट करता हूं मैं पहले अलग अलग से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि बेटा अलग अलग वाली जो चीज है ना वो डिस्क्वालीफाई होने वाली है। तो मैं अलग अलग से स्टार्ट करता हूं कि n1 इज इवन एंड n2 इज ऑड, n1 is even and n2 is odd, n2 is odd। तो इस केस में क्या होता है बेटा, इस केस में क्या होता है, मैं मान लेता हूं, लेट अज्यूम कर लेता हूं कि fn1 इक्वल टू fn2। देखते हैं क्या होता है, करके देखते हैं। अब fn1 क्या होगा, दोनों n1 क्या है, इवन है, तो इवन के साथ क्या घटनाक्रम होता है, n+1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, n1+1, क्योंकि n1 पे अप्लाई कर रहे हो ना आप तो फंक्शन n1+1। n2 तो ऑड है, ऑड के साथ क्या होता है, -1, तो ये क्या हो जाएगा n2 - 1। ओके,
इसको जब मैंने सॉल्व किया तो आई गॉट n1 नहीं n2 माइनस n1 इक्वल टू 2। यस और नो, चेक करो। n2 माइनस n1 को मैं 2 लिख सकता हूं। n2 क्या है? ऑड। n1 क्या है? इवन। कभी भी ऑड और इवन का डिफरेंस 2 हो सकता है क्या? मन में एग्जांपल सोचो। नहीं, 1 होगा हमेशा, ऐसा नहीं है। डिफरेंस ऑड होगा, ये हमेशा होगा। जैसे कि एक इवन सोचा 2, एक ऑड सोचा 9, डिफरेंस 7 है। डिफरेंस 7 है तो डिफरेंस ऑड हुआ ना। एक इवन और एक ऑड नंबर का डिफरेंस कभी भी इवन नहीं हो सकता, तो 2 तो इवन है ना। ठीक है, तो यानी कि ये केस जो सोचा है ना आपने, n1 इवन और n2 ऑड, और फिर दोनों पे फंक्शन अप्लाई करके वैल्यू सेम आना, ये केस ही डिस्क्वालीफाई हो गया। तो इसमें अब आपको 1 1 प्रूव करना ही नहीं है। इस केस में आपको n1 इक्वल टू n2 प्रूव करना ही नहीं है, क्योंकि ये केस हो नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्लियर है। तो मैं इसके सामने आगे लिख दूंगा, एंड वी नो दैट लिखते जाओ साथ के साथ, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है ये, फिर डिलीट भी करना होगा। एंड वी नो दैट द डिफरेंस ऑफ n2, ब्रैकेट में लिख लो n2 क्या था? ऑड। एंड n1 क्या था? इवन। शुड ऑलवेज बी ऑड, शुड ऑलवेज, या ऐसे लिख लो कैन नॉट बी इवन, कैन नॉट बी इवन, या कैन नॉट बी 2 लिख लो, और 2 के ब्रैकेट में लिख लो भाई 2 क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 इवन है। कैन नॉट बी 2 विच इज इवन। वी नो दैट द डिफरेंस ऑफ n2 एंड n1 कैन नॉट बी, मतलब ऑड एंड इवन का डिफरेंस इवन नहीं हो सकता। सो केस 1 इज डिस्क्वालिफाइड, केस 1 इज डिस्क्वालिफाइड। अब केस 2 आप बनाएंगे अपने आप, बनाओ। क्या उल्टा करना है? उल्टा। अब n1 ऑड ले लो और n2 इवन ले लो और बनाओ, ऐसे कैसे स्टेप्स लिखो, बनाओ। 2 मिनट का टाइम देता हूं। देखो, केस 2 इज एग्जैक्टली द सेम एज केस 1, मतलब उसमें जो होने वाला है माइनर चेंजेस बस कर देंगे और सेम टू सेम वही चीज होगा। केस 2 क्या हो जाएगा? n1 को मैंने क्या ले लिया? ऑड, और n2 को क्या ले लिया मैंने? इवन। n2 को क्या ले लिया मैंने? इवन। n1 में, केस 2 में n1 को मैं क्या ले लिया? पहले क्या था n1 बेटा, बताना, थोड़ा भूल गया मैं। पहले n1 ऑड था, तो ओके, तो ये इवन, और n2 क्या हो जाएगा? अब ऑड होगा, ओके। तो n2 इज ऑड एंड n1 इज ऑड एंड n2 इज इवन। चलिए, तो ऑड के साथ यानी कि fn1 क्या, fn1 की वैल्यू अब की बार क्या हो जाएगी? n1 माइनस 1, चेंजेस हो जाएंगे। इधर हो जाएगा n1 माइनस 1 और उधर हो जाएगा n2 प्लस 1। ठीक है ना, ऑड के साथ क्या कर देता है वो? -1 कर देता है। इवन के साथ क्या कर देता है? +1 कर देता है। तो अब की बार n1 माइनस n2 इक्वल टू 2 आ गया। तो बात तो वही हो गई। n2 यहां पे ले लेता हूं मैं, इसको 1 कर देता हूं, उसको 2 कर देता हूं, है ना। The difference of n1 which is odd and n2 which is even cannot be 2 which is even, so case 2 is also disqualified. अब केस 3 और केस 4 वो केसेस हैं जो मुझे इसको 1 1 प्रूव करके देंगे। इज दिस क्लियर? यानी कि आपको या तो दोनों नंबर, यानी कहने का मतलब है अगर आपने एक नंबर ऑड उठाया और एक नंबर इवन उठाया तो उस पर फंक्शन अप्लाई करके आप सेम वैल्यू ला ही नहीं सकते। fn1 इक्वल टू fn2 ला ही नहीं सकते। जब आप ला ही नहीं सकते तो आप ऑन टू चेक कैसे करो, 1 1 चेक कैसे करोगे? क्योंकि 1 1 चेक करने के लिए आपको वैल्यू सेम लानी पड़ती है। तो यानी कि आप 2 ऑड नंबर उठा के और 2 इवन नंबर उठा के ही 1 1 की वैलिडिटी चेक कर सकते हो। इज दिस क्लियर? तो मैं चले नेक्स्ट पेज पे। हम नेक्स्ट पेज में केस 3, क्या मैं इसको इधर ही डिलीट कर दूं? इधर ही डिलीट कर देता हूं, देखो, ताकि आपको साफ साफ ये मैपिंग भी दिखती रहे। केस 3 में बोथ n1 एंड n2 आर ऑड ले लो, और फिर केस 4 आप अपने आप बना के देखना, बोथ n1 एंड n2 आप क्या ले लोगे? इवन ले लेंगे। केस थर्ड, केस थर्ड में मैं क्या ले रहा हूं? बोथ n1 एंड n2 आर ऑड से स्टार्ट करो, है ना, आर ऑड। एंड मान लेते हैं लेट fn1 इक्वल टू fn2, तो दोनों ही ऑड है बेटा,
तो fn1 की वैल्यू n1 माइनस वन और n2 की वैल्यू n2 माइनस वन, माइनस वन से माइनस वन कटा, इजीली हमको n1 इक्वल टू n2 मिल गया ना। तो fn1 इक्वल टू fn2 मानने से n1 इक्वल टू n2 मिल गया। सो इस केस के हिसाब से, इस केस के हिसाब से जो f है वो क्या है, f इज 1 1। इस केस के हिसाब से f इज 1 1 मिल गया। अब चलो केस 4 बनाओ अपने आप, दोनों को इवन ले लो चेंजेस करके, बन गया। हो गया। क्या चेंजेस किए, केस 4, केस 4 में आपने क्या कर दिया, दोनों को कर दिया इवन, केस 4 बोथ आर इवन। और फिर आपने fn1 इक्वल टू इवन में एक एक जोड़ देते हैं, तो n1 प्लस वन हो गया और n2 प्लस वन हो गया और 1 1 से 1 फिर कट गया, n1 इक्वल टू n2, सो f इज 1 1। तो चारों केस में दो केस तो हो गए डिस्क्वालीफाई, उसमें तो टेस्ट ही नहीं लग पाया। आपको बताया था टेस्ट नहीं लगना पास होने की गारंटी होती है, टेस्ट लगा ही नहीं तो पास है भाई। कोरोना में टेस्ट नहीं लगा तो सारे पास, तो टेस्ट नहीं लगना इज ए उसका रिजल्ट हमेशा पास होता है जब टेस्ट ही नहीं लिया। टीचर की गलती क्यों नहीं लिया, तो केस 1 और केस 2 तो डिस्क्वालीफाई हो गया, टेस्ट ही नहीं लग पाया, दैट मींस पास। केस 3 एंड केस 4 में टेस्ट लगाया और बच्चा पास हो गया है, दैट मींस ओवरऑल बच्चा पास है चार टेस्टों में। ओके, तो हेंस वी कैन से दैट, वी कैन कंक्लूड दैट, वी कैन conclude that the function f, the function f is 1 1, ब्रैकेट में लिख दो इंजेक्टिव। तो इंजेक्टिविटी हो गई पास। अब चलनी है, अब आपको काम करना है किसमें बेटा, सर्जेक्टिविटी में, वही चार केसेस के लिए। चलें, तैयार हो। और अगेन उसमें क्या होगा, दो केसेस डिस्क्वालीफाई होंगे, वो अलग अलग लेने वाले, तो जैसे इसमें डिस्क्वालीफाई हुए ना, वैसे उसमें भी डिस्क्वालीफाई होंगे किसी न किसी कारण से। और वैलिड केसेस वही रहेंगे जब या तो दोनों इवन ले रहे हो या फिर दोनों ऑड ले रहे हो। चलें, तो नेक्स्ट पेज पे करता हूं, फिर मैं यहाँ ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा। सर्जेक्टिविटी, सर्जेक्टिविटी बेटा, सर्जेक्टिविटी के लिए एक बार मैं फंक्शन फिर से लिखना चाहूंगा। देखो, y इक्वल टू एफ एन इक्वल टू n minus 1 when n is odd, when n is odd, and n plus 1 when n is even, right? इस फंक्शन को मैंने एनालाइज किया, तो मैंने ये देखा कि जब n ऑड था तो y इवन आ गया। देखो मैपिंग में, देखो मैपिंग में देखो, अभी मैपिंग हटाई नहीं है मैंने। जब 0 इवन मानते हो ना, सॉरी इधर से शुरू करो, 0 इवन मानते हो ना तो आउटपुट ऑड आया, 1 ऑड मानते हो ना आउटपुट इवन आया, 2 इवन मानते हो ना आउटपुट ऑड आया। दैट मींस जो ये y आ रहा है ना, y, ये आंसर उसका उल्टा आ रहा है। अगर n ऑड है तो y इवन आ रहा है और n इवन है तो y ऑड आ रहा है, ऐसे ही आया जा रहा है। क्योंकि मुझे सर्जेक्टिविटी में फंक्शन उल्टा सोचना होता है, इसीलिए मैं ये उल्टी बात सोच रहा हूँ। कोई कहे मैं उल्टा क्यों सोच रहे हो सर, आप y क्यों सोच रहे हो, वो क्या है। आपको तो n को सोचना है कि n ऑड है कि इवन, मेरे को आउटपुट भी सोचना है कि n ऑड था, जो भी करना था कर दिया, लेकिन अब आउटपुट क्या है, आउटपुट इवन है क्योंकि n ऑड था। और n अगर इवन था तो आउटपुट क्या है, ऑड, ऑड है तो क्या है, इवन, क्योंकि मुझे फंक्शन को उल्टा सोचना है। तो मैंने फंक्शन को थोड़ा उल्टा सोचा, तो मैंने ये देखा, मैंने ये देखा कि n जब ऑड था, n जब ऑड था तो मेरा जो y था ना, वो उसकी वैल्यू क्या आई, n माइनस वन, विच इज इवन, विच इज इवन, क्योंकि n ऑड है और ऑड में से एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इवन। एंड जब n इवन था सेकेंड केस में, तब मेरे y की वैल्यू जो आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, n प्लस वन। तो इवन में एक जुड़ते ही क्या हो जाता है, वो ऑड हो जाता है, राइट। इज दिस क्लियर। अब इन दोनों केसेस के हिसाब से, इन दोनों केसेस, एक थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी चाहिए थी मुझे, रुको। n एज ए फंक्शन ऑफ y, उल्टा फंक्शन तो बनाओ, वो तो बनाया नहीं। तो y इक्वल टू n माइनस वन का मतलब है n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू क्या हो गई, y प्लस वन, y प्लस वन, है ना। फॉर फॉर y, फॉर y n इवन, फॉर y n इवन नंबर, या फिर ऐसे लिख लो वेयर y इज इवन, वेयर y इज इवन।
वाई इवन है ना इस केस में बेटा, इस केस में वाई इवन है, वेयर वाई इज इवन। ओके, और सेकंड केस में जब एन मैंने इवन लिया तो इंप्लाइज हुआ वाई की वैल्यू n+1, और n+1 क्या निकल के आई, एक ऑड वैल्यू निकल के आई, राइट। तो यहां से मैंने n की वैल्यू निकाली तो वो निकल के आई y-1, जहां पे y क्या है, एक ऑड नंबर है, वेयर y इज ऑड। ये बात समझ में आई। अब आपको बेटा ऑन टू के लिए क्या सोचना है, ध्यान से सुनना। आपने n = y+1 लिख लिया, y क्या है, इवन। तो y को हर एक इवन नंबर रख के देखना है, जैसे 0, क्योंकि लेना कहां से, y होल नंबर में से ही लेना है ना। y इज इवन लिख लो, बिलोंगिंग टू सेट होल नंबर, इधर भी बिलोंगिंग टू सेट होल नंबर, क्योंकि इवन तो फिर नेगेटिव भी होते हैं ना, लेकिन हमको होल नंबर्स में से इवन सोचना है। तो सबसे छोटा होल नंबर्स में से इवन 0 होगा, तो मैंने 0 यहाँ पे रखा, तो 0+1, एन की वैल्यू क्या आ गई 1, एन की वैल्यू क्या आ गई 1। वो 1 वहां पे मौजूद है क्या, यस ऑब्वियसली मौजूद है, क्योंकि वहां पे भी 0 1 2 3 4 से चालू हो रहे नंबर। ठीक है, फिर मैंने अगला इवन नंबर सोच के देखा, अगला इवन नंबर क्या आया, 0 के बाद 2, तो 2+1 3 वहां पे एक ऑड नंबर मौजूद है क्या, यस वो भी मौजूद है, और हर बार ऑड ही आ रहा है, देखो एन ऑड था ना। तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं इवन रखे जा रहा हूँ, जैसे 0 रखा तो एन ऑड आया, फिर अगला 2 रखा तो भी एन ऑड आया, फिर अगला 4 रखा तो 4+1 अगेन एन ऑड आया। तो ये जस्टिफाई हो रहा है कि वाई आप कोई सा भी इवन ले लो, आपको एन ऑड नंबर मौजूद मिलेगा पिछले सेट में, दैट मींस ये पूरा सेट ऑक्यूपाई हो रहा है वाई इवन के लिए। अब वाई ऑड के लिए आ जाओ, तो अब वाई ऑड नंबर छाटो, कौन कौन से, 1 3 5 7। तो जैसे मैंने 1 रख के देखा तो 1-1 0, 0 वहां पे इवन मिल गया ना, है ना वहां पे मौजूद, दैट मींस 1 किसी न किसी से मैप हो रहा है, वहां पे 0 मौजूद है उसके लिए। वहां 0 मौजूद नहीं होता तो मैं कहता यार 1 तो अकेला ही रह गया, 1 तो किसी से मैप हुआ ही नहीं, फिर ऑन टू नहीं होता वो। फिर अगला मैंने ऑड नंबर सोचा कौन सा, 3, तो 3-1 2 देखो वहां पे इवन नंबर मिल गया। तो इस तरीके से मैंने कुछ एग्जांपल्स मन में सोचे, यस। तो मेरे को हमेशा y की कोई भी वैल्यू में रख रहा हूँ, इवन रख के देख रहा हूँ या ऑड रख के देख रहा हूँ, मेरे को वहां पे प्री इमेज मिल रही है ना, दैट मींस इट इज ऑन टू। तो मैं एक लाइन लिखूंगा, सो केस नंबर 1 के हिसाब से, सो व्हेन n इज ऑड, एक मिनट रुको, सो फॉर एवरी y, फॉर एवरी इवन की बात कर रहा हूं, फॉर एवरी इवन y बिलोंगिंग टू सेट w, we have a pre-image, n belonging to set w। हर एक y, इवन y के लिए मेरे पास प्री इमेज n है वहां पे, है ना, है ना, सच दैट कि उस n पर फंक्शन, उस n पे वो फंक्शन अप्लाई करके y बनाया जा सके, है ना। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, अपने को fn = y प्रूव करना है भाई, n पे मैं फंक्शन अप्लाई कर रहा हूं तो y मिलना चाहिए। तो n की वैल्यू क्या निकालनी है आपने केस नंबर 1 से, y+1। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, fn = f(y+1), ये लिखोगे। अब सुनो फंक्शन क्या था, इस इवन के हिसाब से फंक्शन क्या था, अभी इवन चल रहा है ऑड चल रहा है, मतलब ये वाला पहला केस चल रहा है जब n ऑड था, इसमें फंक्शन क्या था, n-1। तो अब y+1 करोगे भाई, n के ऊपर अप्लाई होता था तो n-1 होता था ना, अभी तो y+1 के ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, y+1-1। तो क्या आ गया ये अल्टीमेटली y, तो f(y) आ गया ना, यही प्रूव करना होता है, f(y) आ जाए दैट मींस यस इट इज ऑन टू। सिमिलरली अब सेकंड केस बताओ, अगेन फॉर एवरी odd y belonging to w, we have a pre-image n belonging to w such that अब की बार fn अप्लाई करो, सेकेंड वाले केस में n की वैल्यू क्या निकालिए, y-1, तो f(y-1), और सेकेंड वाले केस में fn की वैल्यू क्या थी, n+1, तो y-1+1 हो जाएगा, अगेन ये क्या आ गया, y आ गया। hence function f is क्या, सर्जेक्टिव। इसमें 4 केस बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि इसमें 2 नंबर थोड़ा ना उठाने होते हैं,
इसमें तो बस ये सोचना होता है कि इधर से इधर हर एक इमेज की प्री इमेज है या नहीं है, वो सोचना होता है। तो मैंने दो केस उठा के देखे भाई, एक उसके हिसाब से भी हर बार प्री इमेज मिल रही है, एक उसके हिसाब से भी हर बार प्री इमेज मिल रही है, बात खत्म। हेंस द फंक्शन एफ इज ऑन टू, ब्रैकेट में लिख दो सर्जेक्टिव, इज ऑन टू, ब्रैकेट में लिख दो सर्जेक्टिव। ठीक है, इसका कंक्लूजन क्या हो जाएगा? हाँ, एफ इज इनवर्ट, अपने को बिल्कुल स्ट्रक्चर वाइज लिखना पड़ेगा। सो वी हैव एफ इज इंजेक्टिव एंड एफ इज सर्जेक्टिव। So f is finally bijective, and if f is bijective, it clearly implies that f is invertible, f is invertible। अब अगला क्वेश्चन भी तो सुनो, अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी भी कहानी खत्म कहाँ हुई। अगला क्वेश्चन सुनो, क्या कह रहा है? फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ, फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ। अब इनवर्स निकालने के लिए गॉफ एंड फॉग। अच्छा, अब उल्टा फंक्शन आपको सोचने की जरूरत नहीं, पता है क्यों? क्योंकि जब आप ऑन टू प्रूव कर देते हो ना, तो ऑन टू प्रूव करने के प्रोसेस में आपने उल्टा फंक्शन निकाल लिया। चेक करो, ये जो आपने निकाला था ना, n इक्वल टू वाई प्लस वन एंड n इक्वल टू वाई माइनस वन, यही भाई n एज ए फंक्शन ऑफ y तो लिखना था, वो y एज ए फंक्शन ऑफ n था, तो यही वो उल्टा फंक्शन है। आपको गॉफ एंड फॉक्स लगा के देखना है कि अगर आइडेंटिटी मिलती है, और देखो वो आइडेंटिटी भी मिल रही है, आपने यहाँ पे गॉफ एंड फॉग ही लगा के देखा एक्चुअली, बट अब उसको थोड़ा स्ट्रक्चर वाइज लगा के देखना है। ठीक है, फटाफट खत्म करते हैं 5 मिनट में। इतना नोट डाउन हो गया सभी का? ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में हम लिखते हैं नाउ, एक नया फंक्शन मान लेता हूं जी। नाउ लेट एन अनदर फंक्शन जी, और जी की मैपिंग क्या करेंगे? उस एफ फंक्शन की मैपिंग की उल्टी, तो उल्टी वही सेम ही रहेगी, डब्ल्यू टू डब्ल्यू सेम ही रहेगी ना। बी डिफाइंड एस, उसकी डेफिनेशन मान लेता हूं मैं, बी डिफाइंड एस जी ऑफ किस पे लगेगा बताओ? वाई पे लगेगा। जी ऑफ वाई इक्वल टू, बताओ डेफिनेशन उल्टी बता सकते हो कोई? देखो वहां से कॉपी पेस्ट करो, वाई प्लस वन, when y is even, y minus वन when y is odd, y plus वन when y is even and y minus वन when, क्योंकि डेफिनेशन भी उल्टी, डेफिनेशन भी वैसी बनेगी इवन ऑड में, है ना। तो लिख देता हूं मैं y plus वन when y is क्या था? इवन, एंड y minus वन when y is odd। ये एक फंक्शन मान लिया मैंने, है ना। अब इन दोनों फंक्शन का फॉग एंड गॉफ निकाल लेते हैं। अगर फॉग एंड गॉफ आइडेंटिटी निकलता है तो ये जो मैंने फंक्शन माना है यही इसका इनवर्स होगा। ठीक है, चलो नाउ फॉग एंड गॉफ, पहले गॉफ निकालते हैं हमेशा, है ना। नाउ अच्छा मुझे बताओ गॉफ किस पे अप्लाई होगा? एफ फंक्शन के डोमेन पे। एफ फंक्शन का डोमेन क्या था? एन, तो गॉफ ऑफ एन निकाल रहा हूं, दैट मींस जी ऑफ एफ ऑफ एन निकाल रहा हूं। अब जी ऑफ एफ ऑफ एन निकाल रहे हैं, तो एफ ऑफ एन भी दो तरह के, एफ ऑफ एन भी दो तरह के हैं। तो बताओ जी ऑफ एफ ऑफ एन की पहली वैल्यू क्या थी? एन माइनस वन थी, और ये वैल्यू कब थी? व्हेन एन इज ऑड। ठीक है, और लगा देता हूं, और जी ऑफ एन प्लस वन व्हेन एन इज व्हाट? इवन, राइट। समझ आया? अब सुनो जरा, इक्वल टू क्या आएगा? अब सुनो, जब एन ऑड था तब ये वैल्यू थी, तो एन ऑड था ना बेटा, तो ऑड में से वन घटा दिया, तो अब तो ये इवन है। जी जिस नंबर पे अप्लाई हो रहा है, एन माइनस वन पे अप्लाई हो रहा है। किस पे अप्लाई हो रहा है? एन माइनस वन। एन क्या है यहाँ पे? ऑड, ऑड में से एक घटा दिया, क्या बन गया? इवन। यानी अब एक इवन नंबर पे जी अप्लाई कर रहे हो, और इवन नंबर पे जी अप्लाई कैसे होता है? प्लस वन करके, प्लस वन करके अप्लाई होता है। दैट मीन्स एन माइनस वन में क्या करोगे? प्लस वन। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये एन माइनस वन प्लस वन। ठीक है, विच इज इक्वल टू व्हाट? एन। हो गया आइडेंटिटी एक केस के हिसाब से। और लगाओ, सेकंड केस के बारे में सोचते हैं। देखो बेटा, एन इवन है ना बेटा, यहाँ पे इवन में वन जोड़ दिया तो क्या बन गया? ये ऑड। तो अब जी एक ऑड नंबर पे अप्लाई हो रहा है, और ऑड नंबर पे जी कैसे अप्लाई होता है? वाई माइनस वन करके। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन प्लस वन माइनस वन। ये क्या हो जाएगा? एन। तो दोनों ही केस में गॉफ ऑफ एन जो है वो एन निकल के आया, चेक करो। तो गॉफ ऑफ एन अगर एन निकल के आया, मैं लिख दूंगा हेयर
गॉफ ऑफ एन इक्वल टू एन, ठीक है, फॉर बोथ एन इवन एंड ऑड, फॉर बोथ एन इवन एंड ऑड, इवन एंड ऑड implies implies gof is an identity function on what w, ठीक है। अब ये कहिए स्टेप रिपीट करो फॉक के लिए, ये कि स्टेप रिपीट करो, अपने आप ट्राई करो, देखें एक बार कर पाते हो क्या। तो सबसे डिफिकल्ट मोस्ट जो पार्ट है ना बेटा, वो यही है फंक्शंस की। कॉम्पोजिशन तो फिर भी सरल है, ये ऑन टू और इनटू वाला जो पार्ट है ना, सर्जेक्टिविटी कह सकता हूं मैं इसको। ये सोचना कि उधर कोई ऑक्यूपाई होगा बचेगा, वो सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। वो एक तरीके से आंसर है और क्वेश्चन सोचने जैसा है। हमारे पास उत्तर तो है, प्रश्न सोचना है, हमेशा मुश्किल होता है ये चीज, प्रश्न से उत्तर सोचना आसान होता है। हो गया, तो क्या मैं इसी में थोड़ा थोड़ा चेंज करके बता दूं? तनिष्क करो आप भी देखें। हो गया, चलो जब आप फॉग करोगे तो देखो मैं चेंजेस करने की कोशिश करता हूँ। ये लो मैंने कर दिया फॉग, तो एफ ऑफ जी ऑफ एन करोगे, फॉग ऑफ, पहली बात तो फॉग ऑफ एन नहीं होगा, एन को हटाओ, आपने एन लिखा है तो गलत लिखा है, जी की डोमेन तो वाई है, जी की डोमेन तो वाई है, तो फॉग ऑफ वाई होगा, है ना। और तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ वाई, एफ ऑफ जी ऑफ वाई। अच्छा जी, अब y भी आपको दो तरीके से सोचना है कि y एक बार इवन और एक बार ऑड हो। तो y की परिभाषा सबसे पहले इवन वाली परिभाषा है ना, देखो y की परिभाषा क्या है, इवन वाली परिभाषा, तो मैं लिख देता हूं व्हेन y इज इवन, व्हेन y इज इवन, तो g ऑफ y की वैल्यू क्या हो जाती है, क्या हो जाती है g ऑफ y की वैल्यू y प्लस वन। तो ये एक तरीके से f ऑफ y प्लस वन हो गया, ये सारे हटाना ही पड़ेगा, हटा ही देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा f ऑफ y प्लस वन। अच्छा जी, अब f फंक्शन जरा अप्लाई करके देखना है ना। तो देखो बेटा, y इवन है, तो इवन में एक जुड़ गया तो ये ऑड है। तो f फंक्शन कैसे काम करता है जब ऑड नंबर होता है वो सोचो। तो f फंक्शन ऑड के लिए माइनस वन कर देता है, दैट मीन्स ये y प्लस वन का क्या कर देगा, क्या कर देगा, माइनस वन कर देगा। दैट मीन्स आपको क्या मिलेगा, y मिलेगा। या आगे लिख देता हूं, ठीक है। और लगा देता हूं मैं, दूसरा केस सोच रहे हैं ना, दूसरे केस में क्या हो जाएगा, एफ ऑफ, एफ ऑफ जब ये इवन होता है, जब ये इवन होता है, व्हेन y इज इवन, नहीं सॉरी ऑड होता है, व्हेन y इज ऑड, तो g ऑफ y माइनस वन की तरह ट्रीट करता है, y माइनस वन की तरह ट्रीट हो गया। अच्छा अब y ऑड है यहाँ पे बेटा, तो y अगर ऑड है तो ऑड में से घटा है, तो अब ये इवन बन चुका है, और इवन फंक्शन के लिए f फंक्शन क्या कर देता है, प्लस वन कर देता है, दैट मीन्स y माइनस वन में वो क्या कर देगा, प्लस वन कर देगा। ये अगेन मेरे पास y आ गया। तो दोनों के लिए मेरे पास फॉग ऑफ y y आया है, दोनों केसेस में मेरे पास फॉग ऑफ y क्या आया है, y आया है, फॉग ऑफ y क्या आया है, y आया है, फॉर बोथ, फॉर बोथ y इवन एंड ऑड, फॉर बोथ y इवन एंड ऑड implies fog is an identity function on w रहेगा वो तो, क्योंकि दोनों w थे, ठीक है। तो गॉफ आइडेंटिटी फंक्शन प्रूव हो गया ऑन w एंड फॉग आइडेंटिटी फंक्शन प्रूव हो गया ऑन w। तो लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट फाइनली हम लिख देते हैं, हेंस f इज, ऐसे लिख देता हूं, हेंस फॉग इक्वल टू गॉफ इक्वल टू, क्योंकि दोनों w पे ही हो रहे हैं ना, अगर मान लो दोनों एक a पे होता है एक b पे होता तो ऐसे एक लाइन में नहीं लिख पाते फिर, है ना, पर क्योंकि दोनों w पे ही हो रहे हैं, फॉग इक्वल टू गॉफ इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन और f, सो f इज इन्वर्टिबल। पहली चीज क्या प्रूव हुई कि f इन्वर्टिबल है, एंड साथ में f इनवर्स क्या है, g है, दैट इज, दैट इज एफ इनवर्स को मैं फंक्शन की तरह लिखने वाला हूं अब, है ना, जो फंक्शन डिफाइन किया था ना वो का वही लिख दो, g ऑफ
वाई इक्वल टू, कैसी डेफिनेशन दी थी आपने, बोलो, अभी पिछले पेज पे दी थी ना, बस 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 वही फंक्शन लिखना है आपको, वाई प्लस वन फॉर वाई इज इवन एंड वाई माइनस वन फॉर वाई इज ऑड। तो अब तक आपने एक ऐसे फंक्शन का इनवर्स निकाला था जो एक ही डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चल रहा था, अब एक फंक्शन जो दो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चल रहा है उसका भी आपने इनवर्स निकाल लिया, तो उसका इनवर्स भी फिर दो डेफिनेशन के हिसाब से चल रहा है। आंसर तो मैच कर लो, यही इनवर्स है कि नहीं है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, तो मार्क कर दिया ना। अब ऐसे के ऐसे ही तर्ज पे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ये। तो देखो जो ये फंक्शन बना वो सेम वैसा ही बना, क्या एफ फंक्शन क्या था बताना मुझे, ये चीज अपन एनालाइज नहीं करी। n माइनस वन वेन n इज ऑड, यस ये तो सेम ही फंक्शन बना है। और यस, तो देखो ऊपर वाले और नीचे वाले फंक्शन में फर्क क्या है, इधर y है और इवन के लिए वो प्लस वन कर रहा है, ये भी इवन के लिए प्लस वन कर रहा है, ऑड के लिए वो माइनस वन कर रहा है, तो यस यहाँ पे f का इनवर्स f इटसेल्फ ही निकल के आया, वो चीज अपन ने एनालाइज नहीं करी इतनी देर से, लिखनी पड़ेगी ये लाइन है ना, हेंस द इनवर्स ऑफ f इज f इनवर्स। इसी के आगे चाहे से लिख देना, इक्वल टू f हो गया ये है ना, f इनवर्स इक्वल टू f हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 मैं चाहूंगा कि घर से ट्राई करें क्योंकि सेम इसी लॉजिक पे है। तो आते ही सबसे पहले कल अपन क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे, है ना, क्योंकि वही सेम फ्लो बना हुआ है तो उसी फ्लो को कंटिन्यू करेंगे, और फिर थर्ड वाला तो बिल्कुल एक डिफरेंट और इजी क्वेश्चन है, वो फिर बाद में करेंगे, है ना। तो आप घर से एक बार क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करके आएंगे दोनों लोग, है ना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप